अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने लांस नाइक को बताया कि जो ही वो दुश्मन के जासूस के बाल लाया तो मैं मंत्र पढ़कर उसे बाल वापस कर दूंगा ताकि वो अपने बच्चे के गले में तावीज़ बनाकर डाल दे। भगवान की कृपा से उसके बच्चे में से सिंखनाग का ज़हर हमेशा हमेशा के लिए ज़ायल हो जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो जीभ के हादसे से कुछ परेशान भी था। इतने में उसकी बीवी थाली में खाना परोस कर रही। उसने बड़े अदब से मेरे सामने थाली रख दिया। मैं बहुत सोच समझ कर वहाँ आया था। अगर मैं अपनी कौम में वापस चला जाता तो वहाँ से फौजी मुझे यूं ही पूछ गुछ के लिए पकड़ कर ले जाते। यहाँ लांस ने एक नंदरी कर मेरे लिए बड़ी अच्छी ढाल साबित हो सकता था, क्योंकि मैं उसे जैसे कहता वो वैसे ही करता। ये उसके बच्चे की ज़िंदगी और मौत का मामला था। मैंने उसकी बीवी को दूसरे गिलास में पानी लाने के लिए भेज दिया और खुद नंदरीकर से कहा, तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं? नंदरीकर बोला, महाराज मैंने किसी से आपका जिक्र नहीं किया, सिर्फ नंदू की माँ को बताया था कि एक गुरुजी हैं, उनके पानी से हमारे बच्चे को नया जीवन मिला है। वो जल्दी से बोला, महाराज मैं अब जबान नहीं खोलूँगा, आप मेरी गलती माफ़ कर दें। मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। फिर किसी फौजी की तेज़ आवाज़ आई। वो फौजी लांस नाइक को बुला रहा था। नंदरीकर ने मेरी तरफ देखकर दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़ा। मुझे लांस नाइक नंदरीकर की आवाज़ आ रही थी। वो क्वार्टर के बाहर गली में खड़ा मरहट्टा फौजियों से बातें कर रहा था। उनकी आवाज़ों में हंगामी सूरत हाल का असर नुमाया था। इस हंगामी सूरत हाल से मैं बखूबी वाकिफ था, लेकिन मुझे यकीन था कि लांस नाइक नंदरीकर किसी सूरत में भी मेरा उनसे जिक्र नहीं करेगा, इसलिए कि नंदरीकर के इकलौते बच्चे की ज़िंदगी का मसला था जो मेरी दवाई से मौत के मुंह से वापस आया था। मुझे जीप स्टार्ट होने की आवाज़ आई, फिर जीप सन्नाटे की आवाज़ के साथ आगे बढ़ गई। लांस नाइक अंदर आया तो कुछ घबराया हुआ था। मुझे ख्याल आया कि कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मुझ पर इसे शक हो भी जाता तो अपने बच्चे की ज़िंदगी की खातिर वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर राज़ी नहीं हो सकता था। औलाद के लिए तो आदमी अपनी जान भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। वो बहुत परेशान था। उसने मुर्दा सी आवाज़ में मुझे बताया कि बंद जीप के उलटकर नाले में गिरने और उसमें आग लगने की वजह से पाकिस्तानी डॉक्टर समेत 3 फौजी जलकर राख हो गए हैं। गार्ड्स वाली जीप के 2 सिपाही सांपों के डसने से मर गए हैं। नंदरीकर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी की मौत के बायस परेशान था। मैंने फ़ौरन उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, अगर हम पाकिस्तानी दुश्मन के सर के बाल हासिल नहीं कर सके तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे बच्चे के बदन से सिंकनाग का जहर ज़ायल करने के लिए शीशनाग का अमल करूँगा। लांस नाइक ने बेताबी से पूछा, गुरुजी क्या शीशनाग के अमल से मेरे नंदू के जिस्म से सिंकनाग का जहर ख़त्म हो जाएगा? मैंने कहा, शीशनाग का अमल तो सबसे बड़ा अमल है बेटे, अगरचे इसके लिए मुझे 1 हफ्ता किसी पहाड़ी की चोटी पर चुप का व्रत रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारे सारे ख़ानदान में फिर कभी सिंकनाग किसी को सूंघ न सकेगा। लांस नाइक खुश हो गया, तो महाराज कब शुरू करेंगे आप अपना अमल? मैंने उसे बताया कि मैं कल ही पहाड़ियों में निकल जाऊंगा। अपने बच्चे की ज़िंदगी के बारे में जब वह मुतमईन हो गया तो कहने लगा, पाकिस्तानी कैदी के साथ ही कहीं घात लगाए बैठे थे। हैरत की बात है कि उनके साथ एक सपेरन किस्म की औरत भी थी जिसको फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। उस औरत ने हमारे जवानों पर जहरीले सांप फेंके थे। मैं खामोशी और बज़ाहिर हैरानी से उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। मामला नाजुक सूरत इख्तियार कर चुका था। सुबह लांस नाइक को छावनी जाना था। उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से था। वो यकीनन सीधा रंगनी को देख लेगा और फिर मेरा पोल भी खुल जाएगा। मगर मैंने लांस नाइक के घर से मुँह अंधेरे फरार हो जाने का मंसूबा बना रखा था। नदरीकर की बातों से यह भी मालूम हुआ कि फ़ौज ने सारे चांदपुर को घेरे में ले लिया है और घर घर की तलाशी ली जा रही है। यह बात इंतहाई ख़तरनाक थी, लेकिन मैं महफूज था, क्योंकि लांस नाइक सिर्फ अपने बच्चे की वजह से किसी फ़ौजी को अंदर आने का मौका नहीं दे सकता था। ताहम यह सारा तहफ़्फ़ुज़ रात ही रात के लिए था। सुबह होने से पहले मुझे हर हालत में लांस नाइक के क्वार्टर से फ़रार हो जाना था, क्योंकि सुबह दिन निकलने पर लांस नाइक पर मेरी असल हसीयत के आश्कार हो जाने का कभी एहतमाल था, और फिर कोई पता नहीं था कि लांस नाइक पर भारत माता की मोहब्बत गालिब आ जाए और वह मुझे गिरफ़्तार करवा दे। अब मेरा दिमाग इस अमर पर गौर कर रहा था कि अगर चांदपुर को फ़ौज ने घेरे में ले रखा है तो मैं किस तरफ से और किस तरीके से निकलूँगा। सीधा रंगनी के बारे में भी तशवीश थी।
ایک بات کا اگرچہ مجھے یقین تھا کہ وہ میرا نام کبھی نہیں لے گیا، تاہم ملٹری انٹیلیجنس اس پر جس گھنونے قسم کا تشدد کرے گی اس کی بھی مجھے پریشانی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے لانس نائک اور اس کی پتنی کو سامنے بٹھا لیا اور انہیں ویدوں اور شاستروں کے شلوک سنانے لگا۔ چونکہ وہ مرہٹا تھا اس لیے میں اسے مرہٹی زبان میں ہی گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں وہیں کوارٹر کے کسی کونے میں پڑ رہوں۔ اس پر لانس نائک ندریکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، گرو مہاراج، مارے دھن بھاگ کے آپ ہمارے گھر میں وشرام کریں، میں ابھی بستر لگوائی دیتا ہوں۔ میں اس کے بچے کو گودی میں بٹھائے پیار کرتا رہا۔ میرے خیالات جس تذبذب کے بھنور میں چکر لگا رہے تھے اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ سدھا رنگنی کو فوج نے ایک سپیرن کے لباس میں گرفتار کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ صبح فوج کے گھیرے سے کوئی سپیرا بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ چونکہ میں خود ایک سپیرے کے لباس میں تھا اس لیے پکڑے جانے کا زبردست خطرہ تھا۔ میں پہلے بھی فوج اور پولیس کو مطلوب تھا۔ مجھے اگر فوجی پوچھ گچھ کے لیے بھی چھاؤنی لے جاتے تو میرا بھانڈا پھوٹ جانا یقینی تھا۔ چنانچہ جس امر کی مجھے شدت سے ضرورت تھی وہ یہ تھا کہ میں اپنا لباس تبدیل کروں۔ لانس نائک ندریکر سے میں اس زمن میں کسی قسم کی مدد نہیں لے سکتا تھا، انہیں پریشان خیالوں میں غرق تھا، لیکن اوپر سے ندریکر کے بچے سے مسکرا کر باتیں بھی کر رہا تھا کہ لانس نائک ندریکر کی بیوی نے آ کر بتایا کہ میرا بستر لگا دیا گیا ہے۔ ندریکر مجھے بڑی تعظیم کے ساتھ دوسرے چھوٹے سے تنگ کمرے میں لے گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کمرے میں ندریکر اور اس کی بیوی سوتے تھے، کیونکہ اندر جاتے ہی میں نے دیوار میں لگی بریکٹ پر ندریکر کی بیوی کے کپڑے اور ندریکر کی فوجی وردی ٹنگی ہوئی دیکھی۔ ندریکر کی وردی دیکھتے ہی میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح چمکا کہ اگر میں لانس نائک کی وردی پہن کر رات کے پچھلے پیر یہاں سے فرار ہو جاؤں تو مجھے فوج کے گھیرے سے نکلنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ پلنگ پر بستر بچھا تھا، پاس ہی تپائی پر پانی کی گڑوی اور شیشے کا گلاس رکھا تھا۔ میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے ندریکر سے کہا کہ میرے لیے دودھ کا ایک کٹورا لے آیا۔ وہ جلدی سے دودھ لینے چلا گیا۔ اب میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی، مگر اس میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ میں اس کھڑکی سے نہیں نکل سکتا تھا، لامحالہ مجھے کوارٹر کے سامنے والے دروازے سے ہی باہر نکلنا تھا۔ ندریکر دودھ کا کٹورا لے کر آ گیا۔ میں نے دودھ پیا، اسے دعا دیا اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ مجھے صبح کو کوئی جگانے نہ آیا، میں خود ہی جاگوں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دیا۔ سلاخوں والی کھڑکی کھلی تھی۔ میں نے سلاخوں میں سے جھانک کر دوسری طرف دیکھا۔ ادھر کوارٹر کا چھوٹا سا عقبی صحن تھا جہاں ایک جانب لکڑیوں کا ڈھیر پڑا تھا، دو چار کیلے کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے۔ عقبی صحن میں کوئی نہ تھا۔ میں دیوار والی بریکٹ کے پاس گیا اور ندریکر کی وردی کو ٹٹول کر دیکھا۔ اس کا پستول پیٹی کے ساتھ نہیں تھا، یہ ہلکے سبز رنگ کی وردی تھی۔ ٹوپی کا رنگ مرہٹا رجمنٹ کے فوجیوں کی ٹوپی کی طرح کرمزی تھا اور اس پر چمکدار رجمنٹل نشان لگا تھا۔ نیچے دیوار کے ساتھ ندریکر کے سیاہ فوجی بوٹ رکھے تھے۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ عقبی کھلی کھڑکی میں سے مجھے دور کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ کوارٹروں کی دوسری گلی میں شاید فوجی پاکستانی کمانڈوز کو ڈھونڈنے کی کوشش میں کوارٹروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ جتنی دیر تک یہ فوجی اس گلی میں رہے ان کی آوازیں آتی رہیں اور میں چوکس رہا۔ پھر یہ آوازیں دور چلی گئیں اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں سو جانے کا خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ کیا خبر آنکھ اس وقت کھلے جب دن نکلے ہو، پھر میں اپنے فرار کے منصوبے پر عمل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہی فیصلہ کیا کہ رات آنکھوں میں ہی کاٹوں گا۔ چنانچہ میں نے بتی گل کیا اور پلنگ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ لکڑی کی الماری کے اوپر ایک ٹائم پیس تھا جس کے حروف اور سوئیاں اندھیرے میں چمکنے لگی تھیں۔ مجھے وقت کا برابر علم ہو رہا تھا۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ سدھا رنگنی کے سام کا من کا دھوتی سے نکال کر دھوتی کا پلو ایک طرف سے پھاڑا اور منکے کو اس میں لپیٹ کر اپنے بازو پر تعویذ کی طرف باندھ دیا۔ میں نے لمبے کرتے کے پلو سے اپنے ماتھے پر بنی ہوئی مٹی کے تلک کی 3 لکیریں مٹا دیں۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ اب کوارٹروں کے آس پاس خاموشی چھا گئی تھی۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی ہلکی ہلکی آواز کسی وقت آ جاتی تھی۔ نیند حملہ کر رہی تھی اور مجھے اس کے خلاف شدید جد و جہد کرنی پڑ رہی تھی۔ میں نے گڑوے میں سے پانی لے کر منہ پر چھینٹے مارے۔ نیند کسی حد تک غائب ہو گئی۔ میں لانس نائک ندریکر کے کوارٹر کے ماحول سے خوب واقف تھا۔ جس کمرے میں مجھے سلایا گیا تھا اس کے باہر ایک تنگ سی راہداری تھی جو کوارٹر کے دروازے کی طرف جاتی تھی۔
दरवाजे के बाहर क्वार्टर के सामने वाला सैन था। चंद कदमों के फासले पर क्वार्टर का छोटा सा लकड़ी का गेट बना हुआ था। मैंने सोच रखा था कि अगर मेरे निकलने पर कोई जाग भी पड़ा तो मैं यही कहूँगा कि बंद कमरे में जी घबरा रहा है, ज़रा बाहर खुली फिजा में जा रहा हूँ। खुदा खुदा करके रात के 12 बजे मैं पलंग की पूछ से सर लगाए नीम दराज था। सलाखों वाली खिड़की में से ठंडी और खुशगवार हवा अंदर आ रही थी। मैं लाख कमांडो से ही, लेकिन कुछ बशरी तकाजे भी होते हैं। मैं ऊँघने लगा। हर बार मेरा सर नीचे झुक जाता, मैं फ़ौरन उसे ऊपर उठा लेता। इस कश्मकश में आंख लग गई। घबरा कर सर को झटक कर उठाया, खुदा का शुक्र अदा किया। अभी बाहर रात का अंधेरा था। अलमारी के ऊपर रखी घड़ी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रात के 3 बजे का अमल था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिसे मैं आँख झपकना कह रहा था उसका दौरानिया 2.75 घंटे का था। नींद में वक्त कितनी आसानी से गुजर जाता है। मैंने एक बार फिर मुंह पर पानी के छींटे मारे और अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। एक एतबार से मेरा मिशन ख़त्म हो गया था। डॉक्टर अफरीदी हलाक हो गया था और उसकी बेटी नूरीन महफूज हाथों में पहुंच चुकी थी, और अब तक मुझे यकीन था कि वो पाकिस्तान पहुंच चुकी होगी। डॉक्टर अफरीदी की मौत का मुझे अफसोस ज़रूर था, लेकिन इस किस्म के ऑपरेशन में से हादसे अक्सर हो जाते हैं। यह ज़िंदगी और मौत का खेल होता है। कभी कभी तो हमें ऐसी खुफिया हिदायत भी दी जाती है कि फ़िलहाल पाकिस्तानी कैदी को मौत की नींद सुला दिया जाए। ये उस हालत में होता है जब उसका फ़रार नामुमकिन हो और उसके पास वतन अजीज़ की कीमती मालूमात भी हों। डॉक्टर अफरीदी की मौत कमांडो ऑपरेशन के दौरान होने वाली हादसाती मौत थी। उनकी मौत का ज़्यादा अफसोस इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर अफरीदी उनके लिए कीमती साइंसदान था। मुझे एक तरह से इत्मीनान था कि अब दुश्मन हमारे साइंसदान से मज़ीद बेशकीमत साइंसी मालूमात हासिल ना कर सकेगा। डॉक्टर अफरीदी की मौत ने मेरे मिशन को इख्तिताम पर पहुंचा दिया था। अलबत्ता दिल के किसी गोशे में सीधा रंगने का ख्याल ज़रूर था, जिसने मेरी खातिर अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया था। चुनाचे उसे दुश्मन के चुंगल में छोड़ जाना इखलाकी एतबार से मुनासिब नहीं था, लेकिन इस वक्त मेरे सामने सिर्फ अपने फरार का मिशन ही था। घड़ी की सुई निपे तले अंदाज में अपना सफ़र जारी रखे हुए थी। मैं पूरी तरह से बेदार था। मैंने उठकर लकड़ी की बोसीदा अलमारी खोल कर तलाशी लिया। उसमें पुराने कपड़े ठूसे हुए थे। निचले दराज में पुराने बोसीदा जनाना जूते रखे थे। एक दराज में धागे की गोड, सुई का पत्ता और कैंची पड़ी थी। मेरे मतलब कि यहाँ कोई शय नहीं थी। मैं किसी चाकू वगैरह की खोज में था। मैंने अलमारी बंद कर दी, फिर सलाखों वाली खिड़की के पट बंद कर दिया ताकि बाहर से किसी के अंदर झांकने का इम्कान न रहे। जब घड़ी ने 4 बजे तो मैं बिस्तर से उठ बैठा और लांसना नदरीकर की वर्दी दीवार से उतार कर पलंग पर रख लिया। फिर सपेरों का लिबास उतार कर नदरीकर की फौजी वर्दी पहननी शुरू कर दिया। वर्दी मेरे साइज़ की नहीं थी, फिर भी मैंने किसी न किसी तरह उसे पहन लिया। सर पर टोपी भी जमा लिया। आखिर में मैंने काले रंग के फौजी बूट पहने और बड़ी एहतियात से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का एक पाटा हिस्सा से खोला। अंधेरी राहदारी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं बेहद दबे पाँव चल रहा था। किचन के नलके से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगीं। मैं वहीं राहदारी में दीवार के साथ लग कर बैठ गया। पानी किसी बाल्टी में गिर रहा था। हिंदू लोग सुबह सुबह उठ बैठते हैं। मैं बैठे बैठे क्वार्टर के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा, क्योंकि अब ज़रा सी भी तखीर मुझे पकड़वा सकती थी। दरवाजे के पास आकर मैं खड़ा हो गया। चटखनी को नीचे किया तो आवाज़ पैदा हुई। मैं वहीं जम सा गया। पानी की आवाज़ उसी तरह आ रही थी। अब किसी औरत के गीता के श्लोक पढ़ने की दबी दबी आवाज़ भी आने लगी। यह नंदरीकर की बीवी की आवाज़ हो सकती थी। चटखनी की आवाज़ गीता के पाठ की आवाज़ में दब गई। मैंने चटखनी को बड़ी एहतियात से नीचे सरकाया, फिर दरवाजे के एक पट को अंदर की तरफ खींचा और दरवाजे ने कोई आवाज़ पैदा न की। बाहर अंधेरा था। फिर दूर गली के एक खंभे पर लगे बल्ब की मध्यम रोशनी में मुझे बंद गेट का धुंधला खाका नजर आया। गेट तक का फासला चंद कदमों का था, मगर यह रास्ता बेहद खतरनाक भी था, क्योंकि किचन की खिड़की में से रोशनी आ रही थी। नदरीकर की पत्नी के श्लोकों की आवाज़ अब बरामदे वाले कमरे की तरफ से आने लगी थी। मैं जमा जमा कर पाँव रखता हुआ गेट तक पहुंच गया। उसका हुक ऊपर उठाकर दूसरी तरफ डाला और गेट खोलकर क्वार्टरों के दरमियान से गुजरने वाली गली में आ गया। दूर तक गली सुनसान थी और दरमियान में अंधेरा था। कोने पर बिजली का खंभा नुस्ब था जिस पर बल्ब जल रहा था। मैं क्वार्टरों की छोटी या नीचे वाली दीवार के साथ चलता गली के कोने में आकर बाएं जानिब घूम गया। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास था कि मेरे पास स्टीन गन नहीं थी।
जिसका मेरे पास इस वक्त होना बहुत ज़रूरी था। जबकि फ़ौज क्वार्टरों की इस बस्ती को घेरे में लिए हुए थी, मैंने अपना रुख क्वार्टरों के पीछे वाले मैदान की तरफ कर लिया। अंधेरे में दो एक खेत सुनसान पड़े थे, आसमान सितारों से भरा हुआ था। जो ही मैं खेत में से निकलकर एक दरख्त के पास पहुंचा, एक फौजी जवान निकलकर मेरे सामने आ गया। उसके हाथ में स्टेन गन थी, लेकिन क्योंकि मैं भी वर्दी में था, इसलिए कुदरती तौर पर उसकी गन का रुख ज़मीन की तरफ था। उसने मरहट्टी ज़बान में मुझसे कहा कि मेरा असला कहाँ है। यह सवाल तहकुमाना अंदाज में नहीं, बल्कि इस तफसराना अंदाज में किया गया था। मैं भी पूरी तरह से होशियार था। किसी किस्म की घबराहट के बगैर मैंने उसे आम सा बहाना बनाते हुए कहा कि मेरी स्टेन गन हवालदार के पास है। मैं ज़रा फारिग होने गया था। मैंने साथ ही उंगली से इशारा भी किया। उसने ताज्जुब से कहा, अरे हवालदार तो उधर ही है जिधर से तुम आए हो। कौन हो तुम? इससे पहले कि वो अपने स्टेन गन का रुख मेरी तरफ करता, मैं जंगली बिल्ली की तरह उछला। मेरे पाँव के ठुर ने उसकी स्टेन गन अंधेरे में दूर गिरा दी थी और उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी। यह शिकंजा एक ट्रेंड कमांडो का था और वो बेचारा एक आम मरहट्टा सिपाही था जो सिवाय कवायद करने के और कुछ नहीं जानता था। उसके लिए मेरे बाजू के शिकंजे का एक ही झटका काफ़ी था। वो मेरे बाजू में ही राही मुल्क कदम हो गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए स्टेन गन उठा लिया। मैंने उसे वहीं पड़ा रहने दिया और खुद तेज तेज कदम उठाता घास का मैदान पार कर गया। आसमान पर सितारे फीके पड़ रहे थे और मशरकी उफक पर पिछले पहर की नीलाट उभरने लगी थी। मैंने अपना रुख दरियाए घरंग की तरफ कर लिया, जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। दरिया की तरफ से ठंडी मरतूब हवा आ रही थी। मैं सुबह होने से पहले पहले इस इलाके से निकल जाना चाहता था। दरिया के पास पहुंचा तो जीप के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। मैं लपक कर दरिया किनारे की झाड़ियों की तरफ गया तो मुझ पर जीप की रोशनी पड़ी। मैं जानता था कि जीप में जो लोग भी बैठे हैं उन्होंने मुझे देख लिया है। चुनाचे यूँ ज़हर किया जैसे मैं ज़मीन से कोई चीज़ उठा रहा हूँ। जीप मेरे करीब आकर रुक गई। इधर आओ जवान, किसी ने बुलंद आवाज़ में मुझे पुकारा। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाता जीप के पास गया और सैल्यूट मारकर अटेंशन खड़ा हो गया। मैंने देखा कि जीप में 4 फौजी बैठे थे। अगली सीट पर यकीनन कैप्टन या लेफ्टिनेंट रैंक के 2 ऑफिसर थे। ये भी मरहट्टा रेजिमेंट के आदमी थे। जिस अफसर ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया था उसने कहा, तुम इधर ही ठहरो जवान, बाकी नफरी कहाँ है? मैंने भी मराठी ज़बान में जवाब दिया, सारी नफरी इलाके में फैली है। वो बोला, ठीक है, तुम इधर ही रहो, पीछे कर्नल साहब की गाड़ी आ रही है, खबरदार इधर उधर मत जाना। ओके सर। मैंने खटाक से सल्यूट मारा। जीप का इंजन चल रहा था। वो एक झटके से आगे बढ़ गया तो पीछे कर्नल की गाड़ी आ रही थी। इसका मतलब था कि मेरी तलाश में ये लोग चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। जीप अंधेरे में मेरी आंखों से ओझल हुई तो मैं झाड़ियों की ओर लेता दरिया के किनारे से हटकर आगे बढ़ने लगा। अब हल्की हल्की इतनी रोशनी हो गई थी कि मैं झाड़ियों के पीछे जाता देखा जा सकता था। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी थी। दूर से किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। फिर जीप के इंजन की आवाज़ आने लगी। यह ज़रूर वही कर्नल था, मराठा रेजिमेंट का कर्नल जो चांदपुर छावनी की तरफ जा रहा था। यह सारी सरगर्मियाँ पाकिस्तानी डॉक्टर अफरीदी के कन्वाय पर पाक कमांडोज के हमले की तहकीकात के सिलसिले में ही हो सकती थीं। इस दौरान लांस नाइक पर भी मेरे राज के तश तश बम होने का वक्त करीब आ रहा था। वो इंटेलिजेंस का आदमी था। अपनी वर्दी की जगह मेरा गैरवा लिबास पड़ा देखकर उसे यह समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि उसने पाकिस्तानी कमांडो को पनाह दे रखी थी। इसलिए मेरी बका इसमें थी कि सूरज निकलने से पहले पहले इस इलाके से इतनी दूर चला जाऊँ कि जो लोग मेरी हवा को भी ना पहुँच सकें। लेकिन मरहट्टा कर्नल की जीप मेरी तरफ भागी चली आ रही थी। मैं दरिया को छोड़कर एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। जीप की हेडलाइट्स रोशन थीं। वो आगे निकल गई। मैं दरख्त की ओर से निकलकर तेज़ तेज़ कदमों चलने लगा। कम बखत यहाँ घने दरख्त बिल्कुल नहीं थे और मैं दूर से देखा जा सकता था। अगर किसी तरफ से अचानक कोई फौजी गाड़ी आ जाए तो मैं छुप नहीं सकता था। मैं जिस रास्ते से वाकिफ था वो दरियाई घरंग के साथ साथ चलता आगे अमरेली के पुराने कस्बे की तरफ निकल जाता था। मैं अमरेली से दूर रहकर किसी जगह से दरिया पार करके दूसरी तरफ के पहाड़ी इलाके से गुजरता हुआ अहमदाबाद अपने एजेंट के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि इस वक्त उस जगह मुझे पनाह मिल सकती थी और अपना एजेंट ही मुझे सरहद पार कराकर पाकिस्तान में दाखिल करवा सकता था। मुझे यकीन था कि वो नूरीन को राजस्थान में किसी दूसरे एजेंट के हवाले करके वापस आ चुका होगा।
अचानक मुझे अपने पीछे स्टेन गन के ब्रश की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं बैठ गया और पलटकर पीछे की जानब देखा। दिन की रोशनी में हर शय वाज़ेह नजर आ रही थी। स्टेन गन के फायर की आवाज़ दूर से आई थी। इसका मतलब था कि मेरा राज फांस हो चुका है और अब मरहट्टा फौजी शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे भागे चले आ रहे थे। मैंने उठकर आगे दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे एक और धमाका हुआ। यह दस्ती बम का धमाका था। मैंने एक गड्ढे में छलांग लगा दी, फिर लपेटकर झाड़ियों को पकड़ता गड्ढे की दूसरी जानब निकलकर सामने दरख्तों की जानब भागा। रुक रुक कर फायरिंग की आवाज़ आ रही थी जो बतदरीज आगे बढ़ रही थी। दरख्तों के नीचे मुझे एक पुराने गिरजा की छोटी सी इमारत नजर आई। इस वीरान गिरजा की दीवारें बारिश और धूप से सियाह पड़ चुकी थीं। वहाँ कोई आदमी नहीं था। मैं गिरजा के हक़ में आ गया। फायर की आवाज़ गिरजा की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मेरे लिए अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। गिरजा का कभी दरवाज़ा बंद था। मैंने ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारा। तड़ा तड़ा स्टेन गन का ब्रस्ट फिजा में गूंजा। मैं दरवाजे को बेतहाशा पीटने लगा। दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने एक बूढ़ा पादरी खड़ा मुझे शफकत भरी नज़रों से देख रहा था। उसके गले में सलीब लटकी हुई थी। यह हिंदुस्तानी पादरी था और उसका रंग मरहट्टों के मुकाबले में ज़्यादा खिलता हुआ था, जिसका मतलब था कि वह गुजरात काठियावाड़ का रहने वाला था। मैंने उसे देखते ही अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया और कहा कि फादर, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे पीछे फौज लगी है, मुझे पनाह दीजिए। फायरिंग की आवाज़ पादरी ने भी सुन ली थी। उन्होंने सर के इशारे से मुझे अंदर आने को कहा और एक तरफ हट गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके साथ ही एक फौजी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी जो शायद गिरजा के साथ दरख्तों में आकर रुक गई थी। पादरी ने एक छोटे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। नीचे उतर चलो बेटा। मैं ज़ेना उतर कर एक अंधेरी कोठरी में आ गया। पादरी ने सुई चान करके बत्ती जला दिया। कमज़ोर बल्ब की धीमी रोशनी में मुझे वहाँ एक कब्र दिखाई दिया जिसके सिरहाने सलीब लगी थी। पादरी ने कब्र के पहलू में झुककर एक तख्ता हटा दिया और मुझे उसके अंदर घुसने को कहा। ऊपर गिरजा का सामने वाला दरवाज़ा पीटा जा रहा था। मैं कब्र के अंदर घुस गया। अंदर एक ताबूत था। ताबूत के साथ इतनी जगह मौजूद थी कि मैं वहां झुककर अपनी जगह बैठ सकता था। पादरी ने तख्ता अपनी जगह पर वापस लगा दिया। मैं जिंदा दरगोर हो गया था। अजीब सी नाखुशगवार मरतूब बो मेरे नथनों में घुस रही थी। मैं अंधेरी कब्र में ताबूत के पहलू में अपने आप को समेट कर दम साधे बैठा। ऊपर फर्श पर भारी बूटों की आवाज़ गूंजने लगी। फिर किसी ने मरहट्टी ज़बान में कहा, फादर, यहाँ कोई पाकिस्तानी कमांडो तो नहीं आया? मैंने अपना सांस रोक लिया। अगर फादर ने सच बोल दिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे फादर की आवाज़ आई, नहीं मेरे बेटो, यहाँ सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं है। मराठा फौजी की आवाज़ आई, सॉरी फादर, हमें चर्च की तलाशी लेनी होगी। फौजियों के कदम इधर उधर दौड़ने लगे। फिर किसी ने तय खाने के दरवाजे के पास आकर कहा, यह दरवाज़ा कहाँ खुलता है? पादरी ने कहा, तय खाने में हमारे बड़े पादरी साहब की कब्र है। फौजी कनख्त लहजे में बोला, हम तय खाने की भी तलाशी लेंगे। दरवाज़ा धड़क से खुल गया और खटाखट दो चार फौजी सीढ़ियाँ उतर कर तय खाने में आ गया। उन्होंने बत्ती जला दी। मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और चिमटी की तरह सांस लेने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ फौजियों तक न पहुंच जाए। फौजियों के कदम कब्र के चारों तरफ घूम रहे थे। इतने में पादरी ने नर्म आवाज़ में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सिवाय हमारे मरहूम पादरी साहब के ताबूत के और कुछ नहीं है। फौजी की कनख्त आवाज़ एक बार फिर बुलंद हुई, फादर, हम देख रहे हैं, तुम खामोश रहो। फिर फौजियों के कदमों की आवाज़ सीढ़ियों पर से होती हुई ऊपर चली गई। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैंने घुटनों में से अपना सर ऊपर उठा लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। एक बहुत बड़ी बला टल गई थी, हाँ वक्ती तौर पर ही सही। पादरी के इंसान दोस्ती की इस नायाब मिसाल ने मुझे उनका गुरविदा बना लिया था। मैं हैरान था कि पादरी ने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मुझे पनाह दे दी थी, हालांकि उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ और फौज मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। और फिर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ, तब भी उन्होंने सिर्फ मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए झूठ बोलकर मुझे गोलियों का निशाना बनने से बचा लिया।